हाँ तो भाई कैसे हैं सब लोग। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है भाई वो है हमारा, आज हमने इस वीडियो लेक्चर में आज हमने 11th मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं और बेटा पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है कि सेट। ठीक, तो बेटा सेट के बारे में आज हमने पढ़ना है कि सेट क्या है। ठीक है, और बेटा कोशिश, जैसा कि तुम्हें पता ही है भाई मेरा स्टाइल थोड़ा ऐसा है कि जब हम कोई चीज़ पढ़े ना तो उसके बारे में पूरा आगे पीछे से भाई क्या है, किसने बनाया, कहाँ के मैथमेटिशियन अरे भाई हम पढ़ता सब कुछ है, हम बताओ हम सब कुछ इतने सारे मैथमेटिशियन का काम पढ़ रहे हैं हम, और कोई पूछ ले कि हाँ जरा इनका नाम बताना, किसी को पता ही नहीं रहता है ना। तो बेटा थोड़ा सा इनका हिस्ट्री वाला पोर्शन थोड़ा हल्का सा एक लाइन में कि भाई किस मैथमेटिशियन ने बनाया, वो कहाँ से रहने वाला था। बेटा इतनी इंपॉर्टेंट ब्रांचें हैं ना मैथमेटिशियन में, मैथमेटिक्स में, कि हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट ब्रांचें हैं, हम उन ब्रांचों के जो एक तरह से फादर हैं, है ना भाई। जैसे कैलकुलस एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, उसके फादर कौन है, फादर ऑफ कैलकुलस, है ना। सेट थ्योरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है, तो हम उसके फादर कौन है ना। तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक एक लाइन, जैसा मेरा स्टाइल रहता है उससे शुरू करेंगे, और फिर जैसा है ही हमारा स्टाइल कि भाई कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में एक चीज़ अपने दिमाग में कुछ चीज़ बिल्ड करेंगे। मैं तुम्हें बिल्ड करने का मतलब समझाता हूँ, मेरे क्या कहने का मतलब है। जैसे मान लो मैं तुम्हें रॉकेट साइंस कहूँ, तो रॉकेट साइंस बोलते ही तुम्हारे दिमाग में एक इमेज आ जाती है, अच्छा रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं, वो ऊपर वाला रॉकेट, दिवाली वाला नहीं, वो दूसरा वाला रॉकेट, है ना। तो रॉकेट साइंस बोलते ही तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है। तो ऐसी सेट जब कोई बोले तो तुम्हारे दिमाग में अच्छा सेट की बात कर रहे हैं, समझना है। तो कुछ चीज़ तुम्हारे दिमाग में बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, सेट एक्चुअल में है क्या, है ना। सेट से बच्चे बहुत भागते रहते हैं कि अरे बेटा सेट है छोटा, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं, अगर क्लियर नहीं होगा ना तो घिचर पिचर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, अगर क्लियर नहीं करोगे तो घिचर पिचर हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। है छोटा सा, बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है, अच्छा एक और बात भाई, सेट बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, है ना। मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स बेटा हमारी नीड के हिसाब से निकली है, ह्यूमन नीड के हिसाब से मैथमेटिक्स निकली है। जैसे जैसे हमारे, अरे भाई पुराने जमाने में उनको खेतों को नापने की जरूरत हुई, है ना, खेतों को मेजरमेंट करने की जरूरत हुई, ऐसे में उनका ज्योमेट्री आ गई, ज्योमेट्री का ऐसी तो डेवलपमेंट हुआ, है ना, हमारी नीड के हिसाब से। तो हमारी जो भी नीड है, आज हमें देखो बहुत सारे डेटा को हमें वो करना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट होती है, बहुत सारे डेटा लेती है ना, उसको प्रोसेस करती है, उससे नई जानकारी प्राप्त करती है। क्या हाँ, है ना, जैसे सेंसस होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है ना सेंसस हर 10 साल में। तो सेंसस क्यों लेता है, इसीलिए तो लेती है गवर्नमेंट कि हाँ डेटा पता लगाती है कि क्या क्या हो रहा है, उसको फिर उससे कुछ जानकारी निकालती है, फिर ऐसे है ना। तो हर ये ऐसे मैथमेटिक्स आई है। कहाँ थे हम, हाँ सेट पे। तो बेटा सेट देखो, सेट पढ़ रहे हैं आज। सेट का थोड़ा सा पहले से जैसा तरीका है ही भाई, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, और जो इनके मेन अरे भाई बहुत सारे मैथमेटिशियन हुए हैं, लेकिन एक मेन जो आदमी है जिसको फादर ऑफ सेट थ्योरी कहते हैं, वो देख लो। देखो सेट, आज हम पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी पूरी कंप्लीट थ्योरी, सेट थ्योरी नहीं पढ़नी हमने, है ना। सेट थ्योरी में भले ही लिख रहा हूं, लेकिन इसका जो चैप्टर है 11th में वो है सेट्स। ये है तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट है, और ये 11th की बात कर रहे हैं हम, 11th मैथ्स की बात कर रहे हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई। सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी का एक पार्ट है छोटा सा, हमने सेट थ्योरी का, अरे सेट थ्योरी बहुत बड़ा पोर्शन है भाई, बहुत बड़ा वो है, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम 11th में कि सेट है क्या, छोटी छोटी उसकी जो टर्म्स हैं वो पढ़ने हमने। ठीक है, सेट थ्योरी तो बहुत बड़ी चीज़ है बेटा। सेट जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, सेट बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। तुम अगर बाई चांस आगे पढ़ो, आज बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे, बच्चे आगे तुरंत कुछ और कर लेते हैं, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, एमएससी करना चाहते हो, तो एमएससी तक आपको सेट मिलेगा। अभी तो आपके पास एक चैप्टर है, आगे जाओगे पूरी एक बुक मिलेगी सेट की, फिर एमएससी में जाओगे और एक बुक मिलेगी सेट की, है ना। तो बहुत आगे तक जाएगा ये अगर पढ़ोगे आगे। बेसिक इसका इंट्रोडक्शन 11th में दे रखा है यहाँ पे। ठीक, अब आते हैं सेट पर कि सेट क्या है। जैसे कि पहले से हमारा स्टाइल है कि पहले थोड़ा हिस्ट्री पता लगाएंगे, एक लाइन में मात्र आपका हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। देखो फादर ऑफ सेट थ्योरी,
फादर ऑफ सेट थ्योरी है जर्मन, वही जर्मन जिसकी कारें बहुत फेमस हैं। जर्मन का एक ही चीज है वैसे जो नंबर 1 पे है, कार के मामले में जर्मन नंबर 1 पे है ना। फादर ऑफ सेट थ्योरी के जो हैं वो जर्मन है, जर्मन मैथमेटिशियन है, और इनका नाम है जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर। अब जब तुम वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो में मैं क्या करूंगा, बगल में एक फोटो लगा दूंगा ताकि तुम्हें दिख जाएगी कौन है वो, है ना, वीडियो में लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये है जॉर्ज कैंटर, स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। जॉर्ज कैंटर ये है फादर ऑफ सेट थ्योरी है। ये भाई साहब का तुम लाइफ पढ़ोगे, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लाइफ रहा, थोड़ा बड़े वैसे थोड़ा दिल पे लेने वाले आदमी थे, मतलब कोई क्रिटिसाइज कर देता था ना तो दिल पे ले लेते थे, ऐसे टाइप के आदमी थे। तो लाइफ इनका ऐसे ही रहा, झोल झाल ही रहा, और फिर झोल झाल में ये श्रीहरि के पास चले गए, समझ रहे हो ना, चले गए ऊपर। तो उसके बाद जब ये चले गए, उसके बाद कुछ लोगों ने इनका काम देखा होगा, और फिर उनको देख के लगेगा अरे भाई साहब ये तो मतलब क्या थ्योरी दे के चले गए। तो मरने के बाद इनका नाम हुआ, मरने से पहले लोगों ने कहा अरे क्या क्या मैथमेटिक्स है ये, है ना, क्या है ये, है ना, ऐसे मजाक उड़ाते रहे। तो इसकी वजह से इतना डिप्रेशन में चले गए वो कि 5-6 साल तक वो हॉस्पिटल में ही रहे, कोई काम नहीं कर पाए, है। तो ये चलो ये अलग बात है। चलो ये होगी बात क्लियर भाई, बढ़ो आगे, बहुत हो गया। सेट, अब पढ़ते हैं बेटा सेट के, हमें पता चल गया फादर कौन है। अब पढ़ते हैं सेट है क्या, सेट की कहानी क्या है, सेट है क्या, वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो सेट है क्या। अब आते हैं सेट पे, फिर सेट के रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे, कैसे लिखते हैं, क्या क्या होता है। फिर मैं तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बनाता हुआ चलूंगा कि हाँ ये होता है, तब तुम्हें लग जाएगा कि हाँ अच्छा ये सेट होता है, ठीक। अब सेट क्या होता है भाई, ठीक भाई। देखो सेट में हमारे पास क्या है, एक छोटी सी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाऊंगा मैं। देखो सेट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ collection of unordered a collection of unordered well defined distinct objects is called set। देखो इसमें 3 चीजें हैं बेटा, वो समझ लो क्या क्या है। देखो 3 चीजें क्या है, अ कलेक्शन ऑफ, हम कह रहे हैं एक कलेक्शन है, किसी चीज का कलेक्शन है, किसी चीज का ग्रुप है। वैसे ग्रुप तुम थोड़ा सा और बड़ी क्लास में जाओगे तो ग्रुप थोड़ा नई चीज होती है, लेकिन अभी 11th में तुम्हें समझाने के लिए मैं कलेक्शन को क्या कह रहा हूँ, ग्रुप भी कह रहा हूँ, है ना। ग्रुप वैसे और बेहतर चीज है, वो हम बीएससी में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल मैं ग्रुप कहूंगा इसे, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड, देखो 3 टर्म है सेट की जो डेफिनेशन है, उसमें एक टर्म तो ये है अनऑर्डर्ड, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, ये 3 टर्म है इसमें। देखो इनका क्या मतलब हुआ, अरे पहले तो अपने दिमाग में ये बात चलो, जैसे मैं तुम्हें कह रहा था कि अपने दिमाग में कुछ बनाते हुए चलो, अपने दिमाग में एक बात बना लो कि जो सेट है वो किसी चीज का एक कलेक्शन है, किसी भी चीज का एक ग्रुप, जैसे नंबरों का ग्रुप 1 2 3 4, इसको ऐसे बंद करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं, और इसका कुछ कैपिटल लेटर में नाम रख देते हैं, ये सेट है। बात समझ में आ गई। मान लो मैं लिखूं ABCD और इसको कुछ नाम दे दूं, बात समझ में आई। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, उसके अंदर रखते हैं और कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसको सेट करते हैं। भाई ये क्या है, ये किसी चीज का ग्रुप है, कलेक्शन है किसी चीज का, ये भी किसी चीज का कलेक्शन है, तो सेट है, इसका मतलब ये। आई बात समझ में। अब जरा ध्यान से देखो हमारे पास कहानी है क्या, और देखो मैं तुम्हें और थोड़ा सा समझा देता हूँ इसमें। वो क्या कह रहा है, वो जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन में वो बेटा 3 बातें कह रहा है। देखो हम बहुत गड़बड़ करते हैं, सारे के सारे जितने भी मैं देख रहा हूँ ना, जितने भी मैं देख रहा हूँ वो सारे के सारे गड़बड़ियां कर रहे हैं। देखो क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई, देखो अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड, पहली बात सेट ने ये कहा कि
कि आपका जो ग्रुप है वो अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब उसमें ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम किसी भी चीज को आगे पीछे लिख सकते हो, जैसे 4 2 1 5 6, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 ही पहले आएगा 2 ही पहले आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी पहले आ सकता है, कोई भी बीच में आ सकता है, कोई कहीं भी आ सकता है। ये है अनऑर्डर्ड का मतलब। वेल डिफाइंड का क्या मतलब हुआ? अरे भाई वेल डिफाइंड का मतलब ये है, देखो हम जब भी किसी चीज को सेट कहते हैं ना, तो ये जरूर बताया करो कि तुम उस सेट को किस रेफरेंस में सेट कह रहे हो। बात समझ में आई? नहीं आई? मैं इसको सेट कह रहा हूं। अरे कई बार ये जो बात है ना, जो मैं तुम्हें अब समझा रहा हूं, ये बात कई टीचर भी गलती में कर देते हैं, हम भी गलती में कर देते हैं, जानबूझ के नहीं करते, गलती में कभी कभी फ्लो में बोल देते हैं कि ये सेट है। अरे भाई साहब ये सेट है, ये तो सरासर गलत बात बोल दिया आपने। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो अगर मैं इसको कह रहा हूं कि ये सेट है, तो सिर्फ ये कहना कि ये सेट है ये काफी नहीं है। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये किस सेंस में सेट कह रहे हो आप इसको। बात समझ में आ रही है? अब अगर आप किसी चीज को सेट कह रहे हो तो ये जरूर बताओ कि किस रेफरेंस में, किस सेंस में आप उसको सेट कह रहे हो। बात समझ आई? तो मैं इसको अगर प्रॉपर मुझे कहना है, प्रॉपर अगर मुझे इसको सेंस देना है, तो मैं इसे कहूंगा कि ये नंबरों का सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। अब ये थोड़ा प्रॉपर बात हो गई। बात समझ आई? देखो मैं अगर इसे सेट कहूंगा ना कि ये सेट है, तो तुम इसको जांचोगे कि ये सेट है कि नहीं, किस बेस पे जांचोगे इसे? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं इसके बारे में कि कौन सा सेट है। बात समझ में आ रही है? तो ये जरूर बताया करो सेट में कि तुम किस सेंस में सेट कह रहे हो उसे। मैं इसे कह रहा हूं कि ये इवन नंबर का सेट है, मैं कह रहा हूं ये इवन नंबर का सेट है। बात समझ में आ रही? अब तुम चेक करोगे यार इवन नंबर का तो सेट नहीं है ये, इसमें तो कुछ ऑड नंबर भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो ये होता है बेटा, जब भी सेट बोला करो ये गलती कम से कम तुम मत करो। हम कर देते हैं कभी कभी टीचर लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं टीचरों को आता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी के बारे में, मैं कहता हूं जल्दीबाजी में कह देते हैं कि सेट है। ऐसे गलती तुम मत करो, ये मत कहो कि ये सेट है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये एक सेट है तो खतरनाक गलत है। ये तो मुझे कहना चाहिए प्रॉपर ढंग से कि ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। एक्चुअल में ये नेचुरल नंबर का भी सेट नहीं है, मुझे कहना चाहिए ये कुछ नेचुरल नंबर का सेट है ना? ये सही बात है। तो वेल डिफाइंड का मतलब, वेल डिफाइंड जो बात है ना, वो आप तभी चेक कर पाओगे जब टीचर ये कहेगा कि किसका सेट कह रहा है टीचर। बात समझ में आ गई वाली बात? अच्छा वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि मान लो मैंने इसे कहा कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, मैंने इसे नेचुरल नंबर का सेट कहा। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर मैं इसे नेचुरल नंबर का सेट बता रहा हूं तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इतने क्लियर होने चाहिए, यानी कि वो डाउटफुल नहीं होने चाहिए, इतने क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर होने चाहिए कि कोई भी उनको देख के बता सके हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे। मैं अगर इसको नेचुरल नंबर का सेट कह रहा हूं तो भाई नेपाल में कोई होगा, चाइना में कोई होगा, अमेरिका में कोई होगा, ग्रीस में कोई होगा, तो वो भी कहेगा हाँ नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर 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 है। बात समझिए? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो मेंबर हैं वो इतने क्लियर होने चाहिए, डाउटफुल नहीं होने चाहिए। सोचो मैं यहाँ पे 0 रख देता और फिर मैं इसे नेचुरल नंबर कहता। अगर मैं कहता कि ये नेचुरल नंबर का सेट है तो एक एलिमेंट ऐसा है इसमें जो डाउटफुल है, वो कौन है? ये है। कोई भी कहेगा अरे सर ये कैसा है, ये कैसा हो गया नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रही? तो इसके वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आया? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो एलिमेंट हैं इनको एलिमेंट कहते हैं, कुछ लोग मेंबर कहते हैं, कुछ लोग एलिमेंट कहते हैं। ये एलिमेंट 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, कुछ लोग मेंबर भी कहते हैं इसे। तो इसको जो एलिमेंट हैं वो इतने क्लियर होने चाहिए कि कोई उन पे सवाल खड़ा ना कर सके, कोई ये ना कह सके कि सर ये एलिमेंट तो गलत है। बात समझ में? इतने क्लियर होने चाहिए, वेल डिफाइंड का ये मतलब है। तो वेल डिफाइंड आ गया समझ में। डिस्टिंक्ट, देखो ये जो डिस्टिंक्ट है ना, ये डिस्टिंक्ट वर्ड सिर्फ 11-12 तक है बेटा। 11-12 के बाद जब आप सेट पढ़ेंगे ना तो ये डिस्टिंक्ट वर्ड हट जाएगा, वहां नहीं है, बीएससी में नहीं है डिस्टिंक्ट वर्ड, ठीक है? अच्छा अब ये क्या है? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट एक बार आए, सिर्फ एक बार आए, ये सेट पहले ही कह देता है। एक अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं तो ये सेट नहीं है, मतलब 11-12 के स्टैंडर्ड पे अगर हम बात कर रहे हैं तो 11-12 के स्टैंडर्ड पे ये सेट नहीं है अभी।
आगे जाके तो सेट हो जाता है ये, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 11th-12th पे स्टैंडर्ड पे हैं हम, तो ये सेट नहीं है अभी। बात समझ में आ रही? तो ये है डिस्टिंक्ट का मतलब। मुझे उम्मीद है तुम्हारे समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा कमेंट करना, कोई परेशानी नहीं है, मैं बताऊंगा। देखो क्या कह रहा है। और कलेक्शन मतलब ग्रुप, है ना, ग्रुप, जिस ग्रुप की तुम बात कर रहे हो, चाहे तुम जिस भी ग्रुप की बात कर रहे हो, अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड होना चाहिए, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑर्डर में होगा तभी भी सही है। मान लो मैं जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखता हूं तभी भी सही है, और अगर ऐसे लिखता हूं तभी भी सही है, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मतलब जो एलिमेंट हैं डाउटफुल नहीं होने चाहिए। अगर मैं इससे नेचुरल नंबर कह रहा हूं तो सारे के सारे नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, कोई ऐसा बाहर का एलिमेंट ना आ जाए, बात समझ में, जो नेचुरल नंबर ना हो। तो वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, डिस्टिंक्ट। ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, इसी को ही सेट कहते हैं, यानी कि ऐसे ग्रुप को जिसमें अनऑर्डर्ड एलिमेंट आ रखे हों, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस ना हो, डिस्टिंक्ट हो, यानी कि हर एक एलिमेंट एक बार आए, और वेल डिफाइंड हो, ऐसे ग्रुप को हम सेट कह देते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आते हैं बेटा सेट की जो हम बहुत छोटी सी डेफिनेशन देते हैं ना, उसको थोड़ा सा और बढ़िया करना चाहिए हमें। ये है एक्चुअल में प्रॉपर डेफिनेशन, ये लिखनी चाहिए तुम्हें, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा वो पड़ जाता है ना। अच्छा भाई, सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीकों पे आते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो 3 तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। पहला तरीका बहुत सिंपल तरीका है, उसको वैसे चलो बता देते हैं, वैसे वो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। इन वर्ड्स, शब्दों में, यानी कि बोलकर जब आप किसी सेट को बताते हैं, ऐसे वर्डिंग में, इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में वर्डिंग में बोल के बताते हैं। जैसे मैं कहूं फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ इवन नंबर, तो ये मैंने कोई सेट की बात करी है, लेकिन देखो ना कर्ली ब्रैकेट लगाया है, ना इसका कुछ नाम लिखा है, सेट को डिनोट कर रहा है, सिर्फ लिख दिया है कि सेट ऑफ इवन नंबर। बात समझ में? ऐसे किसी सेट को बोल सकते हैं। दूसरा है रोस्टर, रोस्टर फॉर्म, सबसे कॉमन फॉर्म जो सेट का है रिप्रेजेंट करने का, वो है रोस्टर। रोस्टर में क्या है? कैपिटल लेटर लिखो, कैपिटल लेटर तुम अपने नाम से दिखा सकते हो, जो भी तुम्हारा नाम है, कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। अरे कर्ली ब्रैकेट ऐसे ऐसे कई बार बनाया होगा हमने, कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। 1 2 3 4, ये भी कोई सेट है। मान लो मैं ये कोई सेट लिखूं 1 3 5 7 9 एंड द सो ऑन, ये भी कोई सेट है। मान लो मैं कोई सेट लिखूं 2 4 6 8 एंड द सो ऑन, ये भी कोई सेट है। मान लो कोई सेट लिखूं A B C D, ये भी कोई सेट है। अब देखो कोई सेट है, कोई सेट है, कोई सेट है, बात समझ में आ रही? वही गलती कर रहा हूं मैं। ये सेट है नेचुरल नंबर का, ये भी सेट है। ये सेट क्या है? ऑड नंबर का, ऑड नंबर का सेट है। अब देखो ये ऑड नंबर का सेट है, बात समझ में? इसके एलिमेंट पे तुम डाउट खड़ा नहीं कर सकते, बात समझ में? ये ऑड नंबर का सेट है। इसी सेट को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता था कि 3 पहले लिख दूं, 1 को बाद में लिख दूं, फिर 7 लिख दूं, यानी कि ऑर्डर को अगर मैं बिगाड़ता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी भी ये सेट ही रहेगा, ऑड नंबर का ही सेट रहेगा। ये इवन नंबर का सेट है। अब मैं कह रहा हूं इसे इवन नंबर का सेट कह रहा हूं, देख लो अब मैं सही कह रहा हूं कि इवन नंबर का सेट कह रहा हूं। जब भी सेट कहो ये जरूर बताओ कि किसका सेट कह रहे हो, बात समझ में? ये गलतियां करते हैं सब। अच्छा डी, मैं कह रहा हूं ये इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है, तो बिल्कुल है इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है, इसके किसी भी एलिमेंट पर किसी को कोई डाउट है? नहीं है। और डिस्टिंक्ट है, हर एलिमेंट एक एक बार आया है, ए एक ही बार आया है, बी एक ही बार आया है, सी एक ही बार आया, डी एक ही बार आया, बात समझ में? और इसको तुम अगर ऐसा लिखना चाहो, डी पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो, ऐसे ऐसे, तभी भी ये वही सेट रहेगा, कुछ फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। ये होगी तुम्हारी सेट की कहानी। सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है, नंबरों का ग्रुप, अल्फाबेट का ग्रुप, बात समझ में? एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है, और वो ग्रुप और जो कलेक्शन है वो कैसा होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, अनऑर्डर्ड हो सकता है, बात समझ में? ऐसे कलेक्शन को, कैसे कलेक्शन को? एक ऐसा कलेक्शन जो अनऑर्डर्ड हो सकता है, वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ऐसे कलेक्शन को ही हम सेट कहते हैं। बात समझ में आ गई? देखो बढ़ो अब आगे। पहला तरीका बहुत बेकार तरीका है जो कि हमारे पास एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया तुम्हें, उसमें सिर्फ बोल के लिख दिया जाता है। दूसरा तरीका ये है रोस्टर फॉर्म। तीसरा तरीके पे आते हैं, देखो इसको चाहो तो तुम नोट भी कर सकते हो, है ना? देखो अब आओ भैया तीसरे पे।
देखो बेटा तीसरे वाले में क्या है, तीसरा वाला जो तरीका है वो है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म, ये थोड़ा मजेदार है। देखो इसमें क्या है, इसमें वो क्या कहता है, वो कैसे लिखना है किसमें भाई, वो ये कहता है कि आप किसी भी सेट को अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप कर्ली ब्रैकेट बनाइए और यहां पर x सच दैट लिखिए और उसके बाद मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं कोई सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड द सो ऑन, नेचुरल नंबर का सेट है मेरे पास और मैं इस नेचुरल नंबर के सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूं, है ना। तो वो ये कहता है कि x सच दैट इन सारे एलिमेंट की कोई एक खास बात, है ना, एकदम यूनिक इनकी प्रॉपर्टी, कोई यूनिक इनकी डेफिनेशन, कोई यूनिक प्रॉपर्टी इनकी, यानी कि इनकी कोई खास बात, वो बात मुझे यहां पे लिखनी है। अच्छा वो एक ऐसी बात होनी चाहिए जो सिर्फ इनकी बात हो, यूनिक बात होनी चाहिए। तो इनमें यूनिक बात क्या है, इनमें यूनिक बात ये है कि ये नेचुरल नंबर है। तो मैं लिखूंगा x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और इतने में बात खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं इन नंबरों को मैंने x से रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ में आ रही, इन सारे नंबर को मैंने x से रिप्रेजेंट कर दिया और इनके बारे में बता दिया कि ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर। अब देखो मैं अगर इसको हटा दूं और मैं किसी स्टूडेंट को बुलाऊं कि बेटा आओ और जरा इस सेट को वापस रोस्टर में लाओ, तो वो क्या करेगा, वो a लिखेगा और इस खास डेफिनेशन को पढ़ेगा, है ना, वो पढ़ेगा। अच्छा x इज अ नेचुरल नंबर, अच्छा नेचुरल नंबर 1 2 3 4, वो ऐसा बना के छोड़ देगा। बात सुनना है, तो इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इतना आसान नहीं है सेट बिल्डर फॉर्म में भी दो कहानियां हैं। देखो क्या है कहानी भाई, सेट बिल्डर फॉर्म इतना आसान नहीं है। देखो मान लो, सपोज कर लो हमारे पास 1 3 5 7 ऐसा कोई सेट है, मैंने कहा इसको सेट बिल्डर में लाइए, तुम आए, तुमने कहा सीधा x सच दैट x, इनकी खास बात ढूंढी तुमने, जो कि बड़ी आसान है पता लगाना, कोई खास बड़ी बात नहीं है भाई, ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं, इज पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं और ऑड नंबर है, यूनिक बात है इनमें, बात खत्म हो गई, ये तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन सारे के सारे सेट थोड़ी होते हैं ना ऐसे, बात समझ में। मान लो मैं एक सेट ऐसा लिखूं तुम्हारे सामने, a इज इक्वल टू 3 6 9 12 15, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, कोई क्वेश्चन है शायद उनका, ये है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको अगर मैं लिखने के लिए कहूंगा तो क्या लिखोगे, x सच दैट, ये लिखोगे कि x इज अ टेबल ऑफ 3, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, बात समझ में आ रही, ऐसे नहीं लिख पाओगे ना सर। और मान लो तुमने x इज अ टेबल ऑफ 3 लिख भी दिया, अब इसको हटा दो, इसको हटा दो, अब कोई स्टूडेंट को लाओ बुला के और उसको बोलो कि भैया ये हमने सेट बिल्डर में लिखा है, इसको जरा कन्वर्ट करके रोस्टर में लिया, तो वो क्या करेगा, वो आएगा, वो पढ़ेगा x इज अ टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 3 6 9 12 15 18 21 24 एंड सो ऑन, वो रुकेगा थोड़ी, बट टेबल तो बहुत आगे तक है ना, तो ये तो वो सेट नहीं है जो हमने अभी लिखा था। बात समझ रही, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं बेटा कि सारे के सारे सेट इतने भोले भाले नहीं होते, जैसे तुम भोले भाले हो ना, सारे इतने भोले भाले नहीं होते, कुछ थोड़ा अलग होते हैं, समझ रहे हो। देखो मान लो मैं सेट लिखूं जैसे कि अभी लिखा था हमने 9 12 और 15, इस सेट को लिखना है मुझे, तो कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनको आप बोल के नहीं लिख सकते, उनकी खास प्रॉपर्टी नहीं ढूंढ सकते, उनकी खास प्रॉपर्टी ढूंढने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। बात समझ आ रही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा फॉर्मूला टाइप का बनाना पड़ेगा, बहुत आसान है फॉर्मूला बनाना, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए x सच दैट x इज इक्वल टू, जब भी आपको थोड़ा टफ लगे कि यार ये कैसे लिखूं, इसको कैसे, इसकी खास प्रॉपर्टी नहीं आ रही समझ में, देखो खास प्रॉपर्टी किस किस की लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर की लिख सकते हैं, इवन नंबर की लिख सकते हैं, ऑड नंबर की लिख सकते हैं, होल नंबर की लिख सकते हैं, है ना, इंटीजर की लिख सकते हैं। ये कुछ खास 5-6 सेट हैं जिनको हम वैसे लिख सकते हैं,
लेकिन सबको नहीं लिख सकते। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना फॉर्मूला, बहुत आसान है। देखो इस एलिमेंट को देखो, इसको क्या लिख सकते हो, फिलहाल इसे कुछ नहीं लिख सकता, ऐसे ही लिख सकता हूं। इस एलिमेंट को देखो 6 को, इसको क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 2 लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं 9 को लिख सकता हूं 3 इंटू 3। इसको कैसे लिख सकता हूं 12 को, इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 4। इसको कैसे लिख सकता हूं 15 को 3 इंटू 5 लिख सकता हूं ऐसे। इनको जरा ध्यान से देखो, इसको इस सारे के सारे में जो पहला वाला नंबर है वो नहीं बदल रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। अरे जब यहाँ चेंज नहीं हो रहा है तो तुम भी अपना वो मत लगाओ ना, तुम भी चेंज मत करो, तुम भी उसको वैसे ही रहने दो। 3 आ रहा है और जो नंबर बदल रहा है 1 2 आया 3 आया 4 आया, यहाँ पर यहाँ वाला नंबर बार बार बदल रहा है, तो जो नंबर बदलता है उसकी जगह n पुट कर देते हैं, ये आ गया n। अब अगर यहाँ पे n के बारे में बताओगे नहीं तो फिर से वही पंगा हो जाएगा। बात समझ में आ रही, n के बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा कि n तुमने कहां से कहां तक लिया है। तो तुमने n लिया है 1 से लेके 5 तक, तो यहां पर बताओ n बिलोंग्स टू n, यानी कि जो पहली बात तो जो मैंने n लिया है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। दूसरी बात 1 से लेके 5 तक के बीच में है, 1 और 5 के बीच में है, और यहां पर बीच में डाल दो n लेस देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, और ये बंद कर दो सेट, मामला खत्म हो गया। अब जो इस नॉलेज को पढ़ेगा वो एग्जैक्ट यही सेट बनाएगा। अब तुम इसे भले ही मिटा दो यहाँ से, अब तुम किसी स्टूडेंट को लाओ बुला के, कहो उसे कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिया, वो एकदम ले आएगा इसे। बात समझना है, देखो वो क्या करेगा, वो लिखेगा ऐसे, वो इस फॉर्मूले को देखेगा, फॉर्मूले में n की वैल्यू भरेगा। n की वैल्यू कहां से भरेगा, नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर में तो बहुत सारी वैल्यू आती हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में कहां से कहां तक, 1 से लेके 5 तक। तो जैसे इसमें 1 भरेगा तो क्या आ जाएगा 3, जैसे इसमें यहाँ पे n की जगह पे 2 रखेगा तो 3 2 जा 6, जैसे इसमें 3 रखेगा, क्योंकि 3 तो रख सकते हैं ना, 1 और 5 के बीच में रख सकते हैं हम, 1 और 5 को भी रख सकते हैं हम, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है ना। अच्छा, तो जैसे इसमें 3 रखेगा 3 3 जा 9, जैसे इसमें 4 रखेगा 3 4 जा 12, जैसे इसमें 5 रखेगा 3 5 जा 15। अब 5 के बाद वो रखेगा नहीं, क्योंकि तुमने 1 और 5 के बीच ही रखने के लिए कहा है। बात समझ में, 1 और 5 के बीच में, और 1 और 5 भी इंक्लूड है उसमें, है ना। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। बात समझ में, तो ये है बेटा इसमें कुछ ये। तो आज थोड़ा थोड़ा सा ये समझो, अपने दिमाग में ये बनाओ कि सेट क्या है। ठीक है, सेट की डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो जो लिखी है, और कोई परेशानी होती है तो बताओ, कल इस पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है।